हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था बोर की परिकल्पना, यानी परमाणु का प्रतिरूप प्रस्तुत करने के लिए रदरफोर्ड के जो मॉडल में कमियां थी उनको दूर करते हुए नील्स बोर ने अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। उस आधार पर अपन कुछ फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। जैसे नंबर 1, उसमें हमने लिखाया था कि जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और वो कक्षाएं कहलाती हैं स्थायी कक्षाएं। तो NV का मतलब कोई सी भी क्रम की, NV स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। NV स्थायी कक्षा की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? बोर का जो पहला पॉइंट था बोर परिकल्पना का, बोर के प्रथम अभिग्रहित से अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r बराबर k ZE²/r²। NV कक्षा के लिए n लगा दो। NV कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे, त्रिज्या Rn हो गई। एक R को ऐसे काट सकते हैं, इस Rn को उधर ले आओ, तो mv²Rn बराबर k ZE²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बोर का जो द्वितीय अभिग्रहित है, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से द्वितीय अभिग्रहित क्या होता है? कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणज। r की जगह Rn लिख दो, NV कक्षा की त्रिज्या। अब समीकरण इसको लिख दो 2। अब अपने को Rn लिखना है तो इसका स्क्वायर कर दो पहले, m²b²Rn² बराबर n²h²/4π²। अब समीकरण 3 में 1 का भाग दे दो ताकि Rn बच जाए अपने पास, बाकी सब कट जाए। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो 3 में 1 का भाग देंगे तो m का स्क्वायर है, 1 m कट गया तो बच गया 1 m, b² पूरा कट गया, दोनों में b² है, और Rn की घात 2, इधर 1 कट गई तो क्या बच गया? 1 भी Rn बच गया, m Rn। इधर से क्या बचेगा? 3 में भाग दे रहे हैं तो n²h²/4π² एज इट इज़। और फिर समीकरण 1 की राइट साइड में ये है तो k ZE²। तो Rn बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? n²h²/4π², m भी नीचे आ जाएगा, m k ZE²। ये फॉर्मूला हो गया NV स्थायी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का। यानी इस फॉर्मूले के आधार पर अपन किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब n तो अलग अलग कक्षाओं के लिए n की वैल्यू 1 2 3 होगी। पहली कक्षा n बराबर 1 2 3, और z भी परमाणु क्रमांक है जो अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग होता है। बाकी सबकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, फिक्स है। जैसे h प्लांक नियतांक होता है, इसका मान क्या है? 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। k विद्युत बल नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस फॉर्मूले में होता है ना F बराबर k⁴ Q2/r², k = F r²। F की
यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब ये मान रख दो तो Rn बराबर हो गया n स्क्वायर को अलग रखो और z को अलग रखो, ठीक है। और बाकी की वैल्यू रख दो। h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 का स्क्वायर अपॉन 4, पाई का मान लिखो 3.14 का स्क्वायर, m का मान लिखो 9.1 गुणा 10 की घात -31, k का मान लिखो 9 गुणा 10 की घात 9, ई का मान लिखो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। तो 4 हो गया, पाई का मान हो गया, m का मान हो गया, k का मान हो गया, z हमने ये लिख ही दिया और e का मान हो गया। अब इसको पूरे को हल करेंगे तो Rn बराबर होगा n स्क्वायर अपॉन z। पहले 10 की घात देखो कितनी हो गई, ऊपर 34 दूनी 68, नीचे कितनी है 19 दूनी 38, 38 और 31 कितने हो गए 69, ऊपर 68 नीचे 69, तो माइनस की एक बची और 9 प्लस की है, तो 9 प्लस की और एक माइनस की कितनी बची 8, 10 की घात 8 के ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -8, और बाकी सब इनका गुणा भाग करेंगे अपन, 6.62 का स्क्वायर करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये मान लगभग 0.0529 आएगा। एंगस्ट्रॉम में बदलें इसको तो n स्क्वायर अपॉन z, यहाँ से पॉइंट को सरका दो 10 की घात आ जाएगी, 10 से गुणा करेंगे 100 से ऊपर नीचे, तो 100 से गुणा करेंगे 0.529 आ जाएगा, 529 और 10 की घात हो जाएगी -10। ये सब भाग दे लेना, तुम अपना आप करके देख लेना आ जाएगा। और 10 की घात -10 का मतलब एंगस्ट्रॉम, तो n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, हीलियम के लिए 2, कार्बन के लिए 6 लिख सकते हैं, और n बराबर 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है z बराबर 1, और पहली कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें तो n बराबर भी क्या लिख दें 1, तो R1 बराबर या R0 लिख सकते हैं, इसको कितना मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा, क्योंकि n बराबर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, z बराबर भी 1 हो गया, तो ये त्रिज्या कहलाती है बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को क्या कहते हैं बोर त्रिज्या। एग्जाम में पूछ ले 1 नंबर का क्वेश्चन कि बोर त्रिज्या क्या होती है, तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इस फॉर्मूले के आधार पर देखते हैं तो किसी भी परमाणु के लिए Rn प्रोपोर्शनल क्या हुआ n स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट का मान तो फिक्स हो ही गया, ये तो फिक्स रहेगा। अब किसी एक परमाणु की बात करेंगे तो z बराबर क्या आएगा, फिक्स है वो भी, तो Rn प्रोपोर्शनल क्या हो गया n स्क्वायर, यानी n का मान अगर 1 है तो 1 से गुणा होकर मान आएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अगर त्रिज्याएँ निकालेंगे R1, R2, R3, तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 1, 4, 9, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना n का, प्राकृत संख्या का स्क्वायर हो रहा है, तो n की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिखा 2 का स्क्वायर 4, 3 लिखा 3 का स्क्वायर 9। जैसे मान लो पहली त्रिज्या को r मान लें तो दूसरी त्रिज्या कितने का आएगी 4r, 4 गुना, तीसरी त्रिज्या कितनी आएगी 9r, चौथी आएगी 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16r, तो इस तरह से आएगी 1, 4, 9, 16 के अनुपात में
त्रिज्याएं इलेक्ट्रॉनों की होती जाती हैं। पहली कक्षा की तुलना में दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4 गुना होगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या 9 गुना होगी, चौथी कक्षा की त्रिज्या 16 गुना होगी। इस तरह से अपन त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप पढ़ेंगे अपन NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करता है। तो वही पहले बोर के प्रथम अभिग्रहित से पहला पॉइंट जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अभिकेंद्रीय बल mv²/r, NV कक्षा के लिए Rn लिख दो, बराबर क्या होता है kZe²/Rn²। एक R काट दो, mv²Rn बराबर हो गया kZe²। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दो। फिर इसके बाद बोर के द्वितीय अभिग्रहित से कोणीय संवेग होता है mvr बराबर NH/2π। h/2π का पूर्ण गुणज है। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दो। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या कट गया, m कट गया, एक b कट गया और Rn भी कट गया, तो b बचा। तो इधर से केवल b बचेगा, स्क्वायर है b का, एक b कट गया, m कट गया, Rn कट गया। तो b बराबर आया kZe², यहाँ से क्या बचा NH/2π। 2π ऊपर चला जाएगा तो वेग का फॉर्मूला हो गया 2π kZe²/NH। अब z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, उनका मान लिख दो। a का मान क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पाई का मान 3.14 है। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एच की वैल्यू है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो वेग बराबर हो गया, जेड और एन को छोड़ दो क्योंकि अलग अलग परमाणुओं के लिए जेड का मान अलग अलग होगा और अलग अलग कक्षाओं के लिए एन का मान भी 1 होगा। बाकी सबका मान लिखो 2, पाई का मान 3.14, के का मान 9 × 10⁻⁹ हो गया, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया और बटे एच का मान 6.62 × 10⁻⁻34 हो गया। तो वेग v बराबर Z/n। 10 की घात कितनी हो गई, ऊपर 19 दूनी 38, नीचे 34, तो माइनस की 4 बची और 9, तो 10 की घात हो गई 5। अब बाकी सबको हल कर सकते हैं अपन, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे। इतना मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। 10 की घात 5 हो गई, बाकी सब गुणा भाग कर लेना, इनका गुणा भाग आ जाएगा, वो मान यहाँ रख देना। अब इसके बाद अपन ज्ञात करेंगे NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, उसकी 2 ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गति कर रहा है इसलिए गतिज ऊर्जा है, और नाभिक के विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है इसलिए नाभिक की स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा NV स्थायी कक्षा में है तो En लिख दो इसको। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 12 mvn²। अब इसका मान कैसे निकालें, क्योंकि बोर के प्रथम अभिग्रहित से, बोहर के प्रथम अभिग्रहित से
क्या होता है बोर के प्रथम अभिग्रहित से mv² अपॉन Rn बराबर k Ze² अपॉन Rn²। एक Rn यहाँ से काट दो तो mv² की जगह क्या हो गया k Ze² अपॉन Rn, तो ये मान लिख दो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ तो ये है ही एज इट इज, और mv² की जगह क्या आ गया k Ze² अपॉन Rn। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, नाभिक के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आवेश गुणा विभव, आवेश गुणा विभव। आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो -e, आकर्षण बल है इसलिए भी माइनस लगा सकते हैं, और विभव क्या होता है kq/r, q की जगह Ze, विभव जो होता है वो kq/r होता है, और q क्या है, नाभिक का धनावेश जो कितना होता है Ze/r। तो कितना हो गया मान कुल मिला के ये -kz, और e का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और अपॉन Rn, समीकरण नंबर 3। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई और ये गतिज ऊर्जा हो गई, दोनों के मान कहाँ लिख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 और 3 से मान कहाँ लिख दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में मान लिख दिया, समीकरण 1 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर, काइनेटिक एनर्जी का मान ये रहा हाफ k Ze² अपॉन Rn, स्थिति ऊर्जा का मान ये हो गया -k Ze² अपॉन Rn। अब दोनों एक जैसे मान है, ये हाफ है और ये फुल है, तो हाफ में से फुल गया क्या बचा, माइनस का हाफ बच गया, तो -12 k Ze² अपॉन Rn। एक किसी मान है देखो k Ze² अपॉन Rn, k Ze² अपॉन Rn, ये आधा ये पूरा, तो माइनस का मान बच गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें Rn का जो सूत्र है अपने पास वो मान इसमें लिख दो। Rn बराबर क्या होता है, अभी जो अपन ने Rn का सूत्र निकाला, क्या निकाला, n² अपॉन 4π² mkZe², ये मान इसमें लिख दो। तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, En बराबर -12 ऊपर k Ze² है ही एज इट इज, और Rn का मान ये रख दो, तो n² h², और ये जो बटे में है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4π² mkZe²। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, -k का स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर हो गया, तो k² Z², k का स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर हो गया, और 2π² को पहले लिख लो, तो 2π², 2 कट गया ना, 2 दूनी 4, π² हो गया, m एक ही है इसके अंदर, और k का स्क्वायर हो गया, z का भी स्क्वायर हो गया, एक z ये रहा, एक ये रहा, और e की घात कितनी हो गई, 4 हो गई, और बटे n² h²। तो इससे कुल ऊर्जा अपन ज्ञात कर सकते हैं, nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब इसमें मान लिख दो, वही h का मान क्या है, 6.62 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड। k का मान क्या है, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ई का मान क्या है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, और किसका मान हो गया, पाई का मान 3.14। तो कुल ऊर्जा En बराबर होगी -2, पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, m का मान क्या है, 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम,
तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, 9 गुणा 10 की घात 9 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर को एज इट इज रखो, ई की घात 4 है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात 4 बटे एन स्क्वायर, और एच की वैल्यू हो गई 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 का होल स्क्वायर। तो 10 की घात बैलेंस करेंगे कितनी हो गई, 34 दूनी 68 होगी इधर माइनस की, और ऊपर हो गई 19 चौक 76 और 31, 76 31 कितने हो गए 107, 107 हो गए, और 34 ये हो गए 68, कितने बचे ऊपर माइनस के 31, 19 चौक 76 और 31 कितने हो गए 107 माइनस के, और नीचे 68 घटा देंगे इसमें से, 9 बचे, 9 में 6 के 3 39, तो 10 की घात माइनस 39, ऊपर 18 हो रहा है, 9 दूनी 18, 18 माइनस होगी इसके अंदर से, 9 में से 8 गया 1, 21, तो 10 की घात कितनी बची माइनस 21, और बाकी सबको गुणा करेंगे, जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और बाकी गुणा भाग करके जो मान आएगा वो यहाँ लिख दो, जूल में ये मान आ जाएगा। और अगर इसको कहीं में बदलना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें भाग दे देंगे किसका, ये समथिंग जो मान आएगा वो लगभग 30.85 आएगा, 10 की घात 19 कर देंगे तब, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग दे देंगे, 10 की घात 19 कट जाएगी, माइनस चल ही रहा है ये, और मान जो बचेगा इसमें भाग देंगे, तो 16 एकम 16, 5 बचे, 16 × 3 48, 10 बचे, 16 × 6 96, लगभग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये ऊर्जा होगी। आप किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 और पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ऊर्जा क्या हो गई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो ऊर्जा है वो कितनी है, माइनस 13.6। तो फॉर्मूला ये हमारे पास हो गया माइनस में है। अब माइनस में होना क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ बद्ध अवस्था में होता है, बंधा हुआ। माइनस का मतलब आकर्षण बल से बंधा है, तो बंधा हुआ है। अगर इतनी ही ऊर्जा उसको बाहर से मिले तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर परमाणु से मुक्त हो सकता है, यानी नाभिकीय आकर्षण से फ्री हो सकता है। इसलिए उस ऊर्जा को अपन बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इतनी ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। अगर इतनी ऊर्जा उसको बाहर से मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर नाभिकीय आकर्षण से मुक्त होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है।